नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत गर्ग क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने एसएससी की ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए थे और हम उसमें एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चन कर रहे थे। इसका पेपर अभी मार्च में हुआ था 2020 में और हम 19 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन है ए मैत्री, बी मॉप्सन, सी हॉपवे या डी ऑर्किडस। तो जो आंसर है इसका दोस्तों वो है ऑप्शन कौन सा है इसका? ए। क्या है? ओ ए मैत्री। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अनुसंधान केंद्र की, तो अंटार्कटिका में भारत के कुल कितने अनुसंधान केंद्र हैं? भारत में अंटार्कटिका में कुल 3 अनुसंधान केंद्र हैं। कितने? 3। एक तो यह, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री और एक है भारतीय। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में और जो इसकी स्थापना हुई थी 1989 और भारत की बात करूँ तो ये इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। कब हुई थी? मैत्री की स्थापना हुई थी 1989, दक्षिण गंगोत्री 1984, भारतीय 2012। दोस्तों, जो दक्षिण गंगोत्री है ये भी बर्फ से दबा हुआ है, यानी बर्फ से दबा हुआ है, इसलिए ये जो अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। ये किसके रूप में? एक बेस के रूप में, पास बेस के रूप में इसको जो कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। हाँ, आपको यहाँ पर इनकी 3 की जो फोटो दिखाई दे रही होगी, जो अंटार्कटिका का मैप दिखाई दे रहा है, उसमें जो रेड कलर से जो पॉइंट है वो ये अनुसंधान केंद्र है। हाँ, तो दोस्तों मैं मैप की बात कर रहा था, आपको मैप में दिखाई दे रहे होंगे जो 3 अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी ताप्ती। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। क्या है? कृष्णा नदी। क्या है? कृष्णा नदी। अगर बात करूँ विजयवाड़ा, तो यहीं पर एक विजयवाड़ा क्या है? विजयवाड़ा पहाड़ी है। विजयवाड़ा पहाड़ी के यहाँ पर एक विक्टोरिया नाम की म्यूजियम है। क्या? कौन सी म्यूजियम है? विक्टोरिया म्यूजियम। विक्टोरिया म्यूजियम है। यहाँ पर बुद्ध की काले ग्रेनाइट से बनी बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है। क्या रखी है? काले ग्रेनाइट से बनी बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति रखी है। अब बात करता हूँ मैं कृष्णा नदी की। दोस्तों, जो कृष्णा नदी है आपको मैप में दिखाई दे रही होगी दोस्तों, जो इसकी कृष्णा नदी की जो ये भारत की कौन सी चौथी सबसे बड़ी नदी है? कौन सी? 4th लार्जेस्ट नदी है। इसकी लंबाई, अगर इसकी बात करूँ इसकी लंबाई की, तो 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती? ये निकलती है महाबलेश्वर पर्वत। महाबलेश्वर पर्वत कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये जाती कहाँ है? ये बंगाली खाड़ी में जल कराती। कहाँ पर जाती है? बंगाल खाड़ी में, जो आपको मैप में दिखा दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि अमेरिकन वैज्ञानिक एडविन हेबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लैटिस गेज सिद्धांत, ऑप्शन बी बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन सी क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रकाश का आंशिक सामंजस्य सिद्धांत। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। किससे जुड़ा हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अब बात करें दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जो दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। कब दिया था? 1927 में। 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या दिया था? बिग बैंग सिद्धांत दिया था। और इसमें उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी है वो बहुत पहले आग का गोला थी और इसमें बहुत सारे विस्फोट हुए, जिससे क्या हुआ? जिससे अन्य ग्रहों के जो है निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बात करूँ तो इनका क्या रोल था? तो इन्होंने दिया था 1929 में रेड शिफ्ट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? रेड शिफ्ट सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल विचलन सिद्धांत। कौन सा? लाल विचलन सिद्धांत। जिसमें इन्होंने बताया था कि हमारी आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? जो आपका आंसर पहला है विश्व के दिन, दूसरा कच्छी बल पर, ऑप्शन सी
शीतकालीन संक्रांति दिन, ऑप्शन डी ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो ऑप्शन है। तो जो आप इसका आंसर है वो है विषुवत। क्या बोलते हैं? विषुवत लिखा हुआ विषुवत। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है? ये है 20 नंबर 3। जो इसका अगर मैं बात करूँ उस दिन कौन सी किस तारीख को होते हैं? जो ये होते हैं 23 सितंबर। क्या होते हैं? 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पारंपरिक नृत्य शैली भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों जिसका आंसर है वो है राजस्थान। कहाँ से हुई है? राजस्थान से हुई है। राजस्थान से हुई है। ठीक है। अगर बात करूँ जो कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, यहीं की जनजाति कौन? कालबेलिया जनजाति मनाती है। ठीक है। और बात करूँ मैं भवाई नृत्य की, तो इसमें जो औरतें हैं, यहाँ की जो औरतें हैं वो क्या करती हैं? अपने सर पर 7 से 9 पीतल के बर्तन रखकर जो उनको बैलेंस करते हुए क्या करती हैं? डांस करती हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सी कैबिल लामजाम और डी जिम कॉर्बेट। तो जो इसका जो आंसर है वो है नामदफा। क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूँ तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो ये है 1986 वर्ग किलोमीटर। 1986 या 85 है, 1985 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये है कहाँ पर? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक रेड पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, वही क्या है? वही है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। और इसकी बात करूँ तो जो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान जैविक विविधता से संपन्न राज्य है, किससे? जैविक विविधता धनी राज्य है, धनी राष्ट्रीय उद्यान है, उन्हीं में से ये पाया जाता है। उन्हीं में से ये एक है। और बात करूँ तो ये बुम तथा पटकई पर्वतमाला के बीच में है। किसके? बुम तथा पटकई पर्वतमाला के बीच में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिया है दोस्तों, वो है कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु का तमिलनाडु 4 दिन मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? दोस्तों जो पोंगल का जो चौथा दिन है, बात करूँ पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? क्वेश्चन है चौथा दिन कौन क्या कहलाएगा? तो जो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है कानुम पोंगल। क्या है? कानुम पोंगल। दोस्तों जी ये कहाँ का त्यौहार है? ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु में क्या करते हैं? अवकाश रहता है इस दिन तमिलनाडु। और तमिलनाडु के साथ साथ ये श्रीलंका और मैक्सिको वगैरह सिटी में, अमेरिका में भी मनाया जाता है। यहाँ पर तमिल के जो लोग रहते हैं वो इसको क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। और बात करूँ तो ये 4 दिन होता है। जैसे 14 तारीख से जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी में 14 तारीख से। ठीक है दोस्तों। उसका पहला दिन जो होता है उसको बोलते हैं भवाई पोंगल। क्या बोलते हैं? भवाई पोंगल। ये किस देवता को? तो ये इंद्र को समर्पित रहता है। किसको समर्पित है? ये इंद्र को समर्पित है। ठीक दोस्तों। बात करो दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन को बोला जाता है सूर्य पोंगल। क्या बोला जाता है? सूर्य पोंगल। तो ये किसको? सूर्य भगवान को समर्पित रहता है। ठीक दोस्तों। बात करो तीसरे दिन की, तो इसको बोला तो तीसरा जो दिन होता है वो होता है मट्टू पोंगल या मंटू या मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल क्या होता है? मट्टू पोंगल। तो चौथा दिन होता है वो आपका ये रहा
या कानम या कान्या पोंगल, क्या होता है, कानम या कान्या पोंगल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बात करूँ सर ये मट्टू पोंगल क्या है, तो मट्टू पोंगल के दिन क्या होता है, ये शिव के बैल को समर्पित है। मट्टू जो पोंगल का जो तीसरा दिन है वो किसको समर्पित है, मट्टू पोंगल, ये है शिव भगवान के जो बैल है उसको समर्पित है। और कानम पोंगल क्या है, इस दिन क्या होता है, इस दिन घरों को सजाया जाता है। क्या किया जाता है, घरों को सजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो 27 क्वेश्चन नंबर है वो ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक, भारत के क्षेत्रफल में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है मध्य प्रदेश। किसमें है, मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 किलोमीटर 252 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 77,462 वर्ग किलोमीटर क्या है, वन है। जो पूरे भारत का जंगल के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, पूरे भारत का जंगल के क्षेत्र में कितना 30% हिस्सा गिरता है। ठीक है दोस्तों, कितना हिस्सा गिरता है, 30% हिस्सा गिरता है। अगर हम दूसरे की बात करूँ तो दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह तीसरे की अगर बात करूँगा तो वह है छत्तीसगढ़, और चौथे की बात करूँ तो वह है महाराष्ट्र, और पाँचवा पे है उड़ीसा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वो ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुटन्नी से होकर बहती है। दोस्तों जो पहला ऑप्शन आपका दिया होगा वो है नंदी, दूसरी वैगई, तीसरी पदार, जो ऑप्शन डी है वो है कावेरी। जो इसका आंसर है वो क्या है, नंदी नदी। तो नंदी कहाँ पर, तमिलनाडु में है। जो किस नदी किनारे है, ये है नंदी नदी किनारे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत पाक के सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में अवस्थित नहीं है। बात करता हूँ संबल हाथी रिजर्व, दूसरा मयूर हाथी रिजर्व, तीसरा महानदी हाथी रिजर्व, या डी शोणित हाथी रिजर्व। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है डी शोणित। कौन सा है, शोणित हाथी रिजर्व। कौन सा है, शोणित हाथी रिजर्व। दोस्तों जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे शोणित तो नहीं मिला, लेकिन जिससे एक रिलेटेड नाम मिला था जिसका नाम था सोनित। क्या था, सोनित हाथी रिजर्व। सोनित हाथी रिजर्व क्या था, सोनित हाथी रिजर्व। और ये कहाँ पर है, ये है असम में। कहाँ पर है, अब असम में। अगर बात करूँ तो अभी भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व है, अपने भारत में कुल 32 हाथी रिजर्व है। कितने, 32 हाथी रिजर्व है। कितने हैं, 32 हाथी रिजर्व है। कहाँ पर, भारत में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि भारत पाक के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1959, ऑप्शन बी 19 सितंबर 1960, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर 1969, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1663। तो जिसका आंसर है वो है 19 सितंबर 1960। किस कब थे, 19 सितंबर 1960। जिसमें अब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उसमें उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, JL नेहरू। और बात करूँ वहाँ पर कौन थे, वहाँ पर राष्ट्रपति आयूब खान ने इसका समझौता किया था। तो पाकिस्तानी तरफ से कौन आए थे, आयूब खान। कौन थे, आयूब खान। JL नेहरू और पाकिस्तानी तरफ से कौन थे, आयूब खान। आयूब खान। ठीक दोस्तों, हुआ क्या था इस समझौते, इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की तीन नदियों का जल भारत इस्तेमाल करेगा तथा 3 नदियों का जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान की जो नदियाँ थी वो थी, जो पाकिस्तान की जो नदियाँ थी दोस्तों ने पाकिस्तान की जो नदियाँ थी वो थी पहली सिंधु। क्या थी, सिंधु। वो थी सिंधु, झेलम और चेनाब। क्या थी, सिंधु, झेलम और चेनाब। और जो इंडिया की जो 3 नदियाँ थी वो थी रावी, ब्यास और थी सतलज। कौन सी थी, रावी, ब्यास और सतलज। मगर दोस्तों सिंधु पाकिस्तान की जो भी नदियाँ थी वो कहीं ना कहीं भारत से होकर बह रही थी। कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, भारत से होकर बह रही थी। इसलिए क्या किया गया, इस समझौते में एक संशोधन और किया गया,
और इसमें बताया गया कि जो सिंधु नदी तंत्र है, इसकी जो 3 नदियां हैं, इसका 20% इसके 20% का उपयोग कौन करेगा? केवल भारत करेगा, केवल 20% का। और 80% का कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और यहीं पे 80% का कौन करेगा? इंडिया करेगा। और 20% वो कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझौता था। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, क्वेश्चन नंबर 31 कि चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी ग्रैंड नहर, ऑप्शन बी सी कोरिया नहर, या ऑप्शन डी सूजो नहर। तो दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? बी, ग्रैंड नहर। क्या है? ग्रैंड नहर। ये दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। तो इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 1776। क्या है? 1776 इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है दोस्तों, और मैं बात करूँ तो ये चीन की यांगसो इस नदी के बारे में दोस्तों इससे पहले सबसे पहले वीडियो में पढ़ सकें। यांगसी या यांगत्जी और या यांगसोक्यांग इस नदी का क्या अन्य नाम है? ठीक है दोस्तों, तो यांगसी और येल्लो नदी यांगसी और येल्लो नदी क्या करती है? आपस में जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, एक आपको मैप दिखाई दे रहा होगा जिसमें इस नदी का उद्गम दिखाया गया है। जो इसका उद्गम है वो है बीजिंग से, और ये जो गिरती कहाँ पर है? ये गिरती हैंगजू में। कहाँ पर गिरती है? हैंगजू में। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 32। जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो है कि गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, या ऑप्शन डी बूंदी। तो जो इसका आंसर है वो है दोस्तों जैसलमेर। क्या है? बी जैसलमेर। जैसलमेर को जाना जाता है। किसको जानता है? जैसलमेर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 का निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ा गया था? कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा गया था दोस्तों? ये जोड़ा गया था 7 राजमार्गों को। कितने? 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ा गया था। तब किसका निर्माण हुआ था? वो आता था NH44 का। बात करो NH44 जो हाईवे है वो कहाँ से शुरू होता है? वो होता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जो इसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे? तो वो पहला था NH1, दूसरा था NH1, जिसमें तीसरा था वो था NH2, चौथा था NH3। बात करूँ तो ये था NH75, छठवा था NH26, सातवें की बात करूँ तो ये था NH7। कितने? 7 राजमार्गों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, वो जो 7 राजमार्ग कौन से हैं? ये है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि बनास नदी की सहायक नदी बेटच किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी उदयपुर, सी भरतपुर, या ऑप्शन डी बीकानेर। तो बात करूँ जो इसका आंसर है वो है उदयपुर। कहाँ से होती है? उदयपुर से। उदयपुर की गोकुंदा पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? गोकुंदा पहाड़ी से। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर है। 190 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर? जैसलमेर में, सॉरी बीकानेर है, जैसलमेर, सॉरी भीलवाड़ा में कहाँ से मिल जाती है? किसे मिल जाती है? बनास में। कहाँ मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और कुछ इसके बारे में नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। वो है कि 2019 के अनुसार 2019 के अनुसार भारत में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2019 की
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 104। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 104 है। जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा था? वो था हेली। कौन सा था? हेली। ये कब खोला गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसको किस नाम से जानते हैं? अब इसको नाम जानते हैं जिम कॉर्बेट से। किसके नाम से जानते हैं? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और कमेंट लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों।